Now, the thing that we are going to discuss and limit of accuracy, it's the bounds of measurement. आपने अपनी स्कूल में भी जब ये चैप्टर किया होगा तो आपने डिस्कस किया होगा लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो वो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे आज की क्लास में। अब कोई भी मेजरमेंट आपके पास होगी, ठीक है, लेट्स से आपने ना कोई भी लेंथ मेजर की एंड द वैल्यू केम आउट टू बी 26 सेंटीमीटर, but you measured it to the measured it to the nearest centimeter. So इस nearest centimeter का क्या मतलब है कि आपका जो lower bound होगा, if this value is 26 centimeter and if your readings are to the nearest centimeter, तो इसका मतलब है कि the lower value is going to be 25 centimeter and the higher value is going to be 27 centimeter. And your lower bound is going to be right in the middle of this. Okay, that is going to be your 25.5 centimeter value, and your upper bound is going to be right in the middle of 26 and 27, that is 26.5 centimeter. This value is going to be called your lower bound and this is going to be your upper bound. तो आप जब भी मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, अब इसको आप लिख कैसे सकते हो कि आपकी जो मेजरमेंट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25.5 एंड लेस देन 26.5। कीप दिस थिंग इन माइंड कि 26.5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम करते क्यों हैं? बेसिकली एस्टिमेट कर रहे हैं हम। अगर हम किसी वैल्यू को, किसी मेजरमेंट को नियरेस्ट सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरी रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है क्योंकि वो एस्टिमेशन है। तो अगर मेरी वैल्यू आती 25.7 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं एक सोफे की यानी कि मैं एक पेपर की लेंथ अगर मेजर कर रहा हूँ और वो है 25.7 सेंटीमीटर, तो 25.7 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी राउंडेड अप टू 26। ठीक है, तो अगर उस लेंथ की वैल्यू आती 26.2, नहीं आ रहा। ओके, मैं जो बताऊं मैं कहां से समझाऊं? ये आपने मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? हाँ क्लियर आ रही थी। जब आपने नीचे वैल्यू लिखी ना 25, 26, 27, इसके बाद समझ नहीं आया। सही है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप कोई भी रीडिंग, कोई भी क्वांटिटी मेजर्ड हुई है, ठीक है, लेट्स से टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक बुक की लेंथ मेजर की और वो 26 सेंटीमीटर आ रही है, बट मुझे पता है कि वो मेरी जो मेजरमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर रहा हूँ, वो टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर मुझे मेजर करके देगा। अब इस नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर आपने जो वैल्यू मुझे बताई है, उससे नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर पहले is going to be 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाद is going to be 27 सेंटीमीटर। अब हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लोअर बाउंड बेसिकली इन दोनों वैल्यूज का एवरेज होगा। तो 25 और 26 का एवरेज क्या होगा? 25.5। 26 और 27 का एवरेज क्या होगा? 26.5। ये जो वैल्यू है ये मेरी लोअर बाउंड कहलाएगी कैलकुलेशन पे, और ये अपर बाउंड कहलाएगी। अब जो मेरी मेजरमेंट है, मैं कहूँगा कि जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ दैट कुड फॉल बिटवीन 25.5 सेंटीमीटर एंड 26.5 सेंटीमीटर। और मैं बताता हूँ कि क्या सिग्निफिकेंस है। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड बेसिकली बाउंड्रीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस बुक की जो लेंथ मेजर कर रहा था, एक्चुअली में एक्चुअल लेंथ अगर मैंने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होता 25.7 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। तो क्योंकि मैं अपने वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो ये 25.7 सेंटीमीटर किस पे राउंड होगा? 25 पे होगा या 26 पे होगा? तो आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है ये 26 सेंटीमीटर पे राउंड अप होगी। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं 25.5 यानी कि लोअर बाउंड और 26.5 यानी कि अपर बाउंड, इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं
वो सब की सब राउंड अप होंगी किस पे? 26 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ रही है? वो सब की सब राउंड अप होंगी 26 सेंटीमीटर पे। यहां तक क्लियर है? — 26.2 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो किस पर राउंड अप होगी? 26.2 क्या मेरी इस बाउंड्री के बीच में लाई कर रहा है? 25 पे होगी ना? 26.2 26.2 यहाँ पर है, ठीक है। क्या वो इस मेरी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है 26.2? यस और नो? कर रहा है। तो अगर वो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो वो वैल्यू 26 सेंटीमीटर पे राउंड अप हो जाएगी। सर ये 26.2 मतलब किस तरह से आया, हमने कैसे निकाली, किस क्या चीज देख के निकाली? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि लेट से मैंने एक बुक की लेंथ मेजर की और उसकी मेजरमेंट 25.7 सेंटीमीटर आती है। तो अगर उसकी वैल्यू 25.7 सेंटीमीटर तो वो राउंड अप होकर 26 हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 26.2 सेंटीमीटर क्योंकि वो राउंड अप होकर 26 हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि उसकी लेंथ अगर मैंने 26 सेंटीमीटर ले ली है मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि उस बुक की लेंथ 26 सेंटीमीटर हो। 26 सेंटीमीटर पे मैंने उसको राउंड अप किया हुआ है, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू 25.7 सेंटीमीटर भी हो सकती थी, 26.2 सेंटीमीटर भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने राउंड अप करके 26 सेंटीमीटर पे किया है, बिकॉज मेरी मेजरमेंट के मुताबिक आई वाज मेजरिंग इट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सही है? तो यहां से अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट आता है। लोअर बाउंड इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल and upper bound is the highest value of this interval, the maximum value। ठीक है? अब अपर बाउंड जो लोअर बाउंड की वैल्यू होती है वो आपकी मेजरमेंट में हमेशा इंक्लूड होती है। यानी कि अगर मेरे पास 25.5 की वैल्यू है तो 25.5 की वैल्यू को मैं 26 पे राउंड ऑफ करूंगा। सही है? लेकिन अगर मैं 26.5 से छोटी वैल्यूज लूंगा, 26.5 की वैल्यू तो फिर 27 पे राउंड अप होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन लिखा है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको फर्दर क्लियर होगा। सही है? क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। Paul won the 200 meter race in a time of 24.2 second nearest to the 10th second। सो हमेशा आप इस वर्डिंग पे चेक करो। नियरेस्ट 10 सेकंड, इसका मतलब है कि उसका जो टाइम है ना वो राउंड अप हुआ हुआ है 24.2 सेकंड का जो टाइम है वो टू द नियरेस्ट 10th सेकंड पे राउंड अप हुआ हुआ है। 10th सेकंड का क्या मतलब होगा? 10th ये डेसिमल के बाद 10th नंबर होता है, फिर 100th नंबर होता है, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इससे 10th वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू कम पे चले जाओ। सो 24.2 से कम वैल्यू क्या होगी? 24.1 10th वैल्यू कम करनी है ना, और इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 24.3। Now the lower bound is going to be exactly in the middle of this value. So 24.1 और 24.2 का मिडल वैल्यू क्या होगी? 24.1 और 24.2 की एवरेज वैल्यू क्या होगी? 24.15 एवरेज ले लो। 24.1 प्लस 24.2 डिवाइडेड बाय 2। 4.1 प्लस 24.2 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, क्या करना है सर? 24.1 प्लस 24.2 डिवाइडेड बाय 2 आप करें, you are going to get this value as the lower bound. This is where your lower bound lies and this is where your upper bound lies. So Nawal, what is going to be the value of the lower bound? 24.15 24.15 and this is going to be 24.25. So Paul's time was actually between 24.15 seconds
to 24.25 seconds. This is the case, and this is your lower bound, and this value is your upper bound. तो किसी भी लेंथ का आपने लोअर बाउंड, किसी भी लेंथ का या टाइम का क्वांटिटी का आपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड इस तरीके से निकालना है. Now I have other exercises. If you guys are done with this, I can move on and show you other examples. Done? Sir, I'm not copying. I'm taking screenshots of it. I will copy it later on. ठीक है, done है. सही, ले लिए स्क्रीनशॉट? जी सर, ले लिया. ओके. सो अब ये भी एक एग्जांपल है. 32 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर वाज योर वैल्यू. यू हैव राउंडेड, आपने एक सेंटीमीटर से कम लिया 31 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लिया 33 सेंटीमीटर. योर लोअर बाउंड्री इज गोइंग टू लाई बिटवीन हियर 31.5 हो जाएगा, और अपर बाउंड्री इज गोइंग टू बी 32.5. सही है. अब हम ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड इनके अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड निकालते हैं. तो फर्स्ट वाला तो हुआ है 32 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर करना है. सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन. सही है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. 32 की वैल्यू मार्क की. नाउ इट वाज बीइंग मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, so you go 1 centimeter below that value and 1 centimeter above that value. Then you take the average of 31 and 32, which is 31.5, and you take the average of 32 and 33, which is 32.5. So your upper bound is going to be 32.5 and your lower bound is going to be 31.5. सही है. मैं सेकंड आंसर पार्ट 2 से करवाता हूँ. 24.3 seconds measured to the nearest 1 decimal place. So 24.3 seconds. So Suleiman, what is 1 decimal place lower than 24.3? 24.2. 24.2, and one value above 24.3 is going to be 24.4. So the lower bound is going to lie in between and the upper bound is going to lie over here. So what is the lower bound and the upper bound? 24.25 and 24.35. 24.35. Very good. So 24.3 seconds अगर मैंने किसी का टाइम मेजर किया करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस, उसका लोअर बाउंड हो जाएगा 24.25 सेकंड्स और अपर बाउंड हो जाएगा 24.35 सेकंड्स. अब हम पार्ट सी चेक करते हैं. क्वेश्चन 3 चेक करते हैं. 50 डिग्री measured correct to the nearest 10 degree. तो सबसे पहले नवाल क्या करेंगे? It was being measured correct to the nearest 10 degree. So you are going to go 10 degree down 40. and 10 degree up. 60. Yeah. So this is your lower bound and this is your upper bound. सही है? ठीक हो गया? ओके. अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो. मैं 1 मिनट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे फिर? 4.2 मीटर measured to the nearest 0.1 meter. So it is being measured to the nearest 0.1 meter. क्या करना चाहिए?
The value is 4.2 meter. This value is being measured correct to the nearest 0.1 meter, guys. So what is the value, the lower value? 4.1. 4.1 and 4.3. Great. Nice. So the lower bound and the upper bound are going to be? Upper bound will be 4.3 and lower bound will be 4.1. Oh, sorry, 4.25 upper bound और 4.15 lower bound. बिल्कुल सही, ठीक है. 958 units correct to the nearest 100 units. $958 correct to the 100 units. So you go 100 units down and you go 100 units up. सही है? So the lower bound is going to be सर जी 958 के बाद तो 1058 होगा ना, आपने 1158 क्यों लिखा है? हाँ 1058, सॉरी. ये 908 हो जाएगा और ये 1008. ऐसा ही आ रहा है आप लोगों का भी? कैसे सर 908 कैसे, ये समझ नहीं आया. 858 और 958 का एवरेज वैल्यू ले लोगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा ना. जैसे अच्छा, अगर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यही. एग्जैक्टली, यस. सर ये पेपर 2 में आते हैं, पेपर 1 में आते हैं सवाल? मोस्ट प्रॉब्ली पेपर 1 में आते हैं. सही. ठीक है, ओके. 7 चेक करो. सिक्स भी चेक कर लो. पहले 6 चेक कर लो. सर इसमें भी 100 बढ़ेगा और 100 कम होगा ना? हाँ, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मिलीमीटर लिखा हुआ है. अब यहाँ पे ये चीज को ख्याल रखना, 100 मिलीमीटर. ठीक. 100 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना. तो 100 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे नवाल? 10. ठीक है. So basically you can हाँ read सर, this 10 statement as 200 centimeter measured correct to the nearest 10 centimeter. So 100 millimeter is same as saying 10 centimeter. So I can go 10 centimeter down 200, which is going to give me 190 centimeter, and 10 centimeter up. Okay, and then I can find the lower bound to be 195 centimeter and the upper bound to be 205 centimeter. I hope you guys are getting this, right? समझ आ रहा है ना? जी. Okay. Part 1 says 8 kg measured correct to the nearest integer. So 8 kg down by 1 kg, nearest integer बोला ना, तो the lower integer is going to be 7 and the higher integer is going to be 9. So this is going to be 7.5 kg and this one is going to be 8.5 kg.
तो ये अपर बाउंड हो जाएगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा। इसके बाद 5140 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5140 ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में अभी है डाटा? 5140 वाला how many significant figure is 5140 written in? 3 It's written significant to figures. 3 significant figures. Now a value lower 3 significant figures down करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया हुआ है ना, तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगी? 5130, और इससे ऊपर वाली वैल्यू होगी 5150। सो अब इसका अगर लोअर बाउंड निकालते हैं तो सर ये दैट समझ गोइंग नहीं टू है, बी सिग्निफिकेंट कैसे 5135। किया आपने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इससे लोअर वैल्यू जो होगी वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होनी चाहिए। तो अगर ये 5140 है तो ये 5130 होगा, सही है, ये 3 होगा अच्छा, यहाँ मतलब पे, अगर हम तभी ये 5135 लिखते तो 4 सिग्निफिकेंट आ जाता। वो तो फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना। हाँ ठीक है। ठीक है। सो अब ये लोअर बाउंड मैंने निकाल लिया, अपर बाउंड निकाल लिया, सही है, समझ आ रही है बात? एक और करवा देता हूँ मैं। 74 correct to 2 significant figures. So this value is 74. What is going to be the lower value? ये 2 significant figure में lower value क्या हो जाएगी? 64 and 84। 2 significant figure। अच्छा 74 से 70 lower value 73 होगी ना, 2 73। significant figure। 70 तो 1 significant figure होता है। हाँ जीरो था, सॉरी मैं ये कंफ्यूजन हो जाती है। और 75। हाँ इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 73.5 और ये वैल्यू हो जाएगी 74.5। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई थिंक इतना है ना फिर समझने के लिए। आगे चलें। साथ साथ कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Let me know when you guys are done. Done, sir. Okay. Suleiman, what about you? हो गया सर। अब हम बात करेंगे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ सम्स एंड डिफरेंसेस। यानी कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनका सम का अपर बाउंड क्या होगा, ठीक है, या और लोअर बाउंड क्या होगा। और अगर दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके डिफरेंस का अपर बाउंड क्या होगा और लोअर बाउंड क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरा अच्छे तरीके से समझना है। अब आपके पास यहाँ पे डायग्राम दी हुई है एंड दिस डायग्राम रिप्रेजेंट टू किचन कबर्ड्स। One has a width of 300 millimeter and the other has a width of 500 millimeter. दो cupboards हैं and they are being measured to correct to nearest millimeter. So if they are measured to correct to nearest millimeter, तो आप करो इसके, मुझे ना जो स्मॉल कबर्ड है जिसकी विथ 300 मिलीमीटर है उसका लोअर बाउंड निकालना है और अपर बाउंड निकालना है। So 300 millimeter, and if it was measured to the nearest millimeter, so what is going to be the value below 3 millimeter के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? It is being measured correct to the nearest millimeter, तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 300 मिलीमीटर है ना? 300 मिलीमीटर है मुझे, एंड दिस वाज मेजर्ड टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, तो इससे एक वैल्यू नीचे क्या होगी? 1 मिलीमीटर कम कर दो। 299.1।
एक कम कर देंगे 299 बस 299 1 मिलीमीटर कम करना और 1 मिलीमीटर बढ़ा दोगे तो हाँ। 301 सही है। जी अब निकालते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ऑफ दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 299.5 and upper bound is going to be 300.5 मिलीमीटर। नवाल यहाँ तक हमें सातों हमारे फॉलो कर रही है, समझ आ रहा है? जी सुलेमान सर। आपको आ रहा है? सो जी ये आपके पास लोअर बाउंड ऑफ द विड्थ एंड अपर बाउंड ऑफ द विड्थ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब 500 मिलीमीटर वाली लेंथ की बात करेंगे सो इसकी हो जाएगी 499, 501, 499.5, 500.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसकी लोअर बाउंड हो गई और अपर बाउंड हो गई। ये दिस वन इज फॉर द लार्जर, these bounds are for the larger cupboards, these bounds are for the small cupboards. Now these two cupboards needs to be put together, ठीक है, put next to each other. So if these two cupboards are aligned next to each other, obviously the total width is going to increase and it is going to be equal to the sum of the two widths. Now the question to you is find the lower bound of the sum of the two widths and the upper bound of the sum of the two widths. तो सर यानी कि इसमें मेरे पास अगर सम्स किचन एंड में एक मेजरमेंट्स में हमें 29.95 और 499.5 को ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सो इफ आई अगर मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रख रहा हूँ और मैं टोटल विड्थ नापना चाह रहा हूँ, ठीक है, देन आई एम लुकिंग फॉर द सम एंड इफ आई वांट द सम का अपर बाउंड तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द अपर बाउंड ऑफ द टू लेंथ्स एंड ऐड देम अप। ठीक है, अपर बाउंड ये है 300.5 प्लस 500.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 801 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर मैं सम का लोअर बाउंड निकालता हूं तो आई एम गोइंग टू ऐड द टू लोअर बाउंड्स, सो दैट कम्स आउट टू बी 799। ठीक है, अब मेरे पास जो किचन में स्पेस थी जहां पे मैं ये दोनों कबर्ड प्लेस करूंगा, ठीक है, एक कबर्ड यहाँ आ जाएगी, दूसरी कबर्ड यहाँ आ जाएगी, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस जितनी भी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस क्या देता हूँ, तो ये बेसिकली डिस्टेंस जो है d, ये तो सम डिनोट कर रहा है ना दोनों की विड्थ का। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस डिस्टेंस का अपर बाउंड क्या होगा, तो आपने सर ये अपर वापस समझा दी, ये जब आपने ये दोनों की वैल्यू निकाली प्लस करके इसके आगे आपने क्या करवाया था, ये कबर्ड आपने। मैं कह रहा हूँ कि ये किचन की एक स्पेसिफिक स्पेस है मेरे पास, ठीक है ना, जी और ये स्पेस को मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस d। अब मुझे जी इस डिस्टेंस d का अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना है। तो ये डिस्टेंस d में मैं ये स्मॉल कबर्ड प्लेस कर रहा हूँ और लार्जर कबर्ड प्लेस कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस डिस्टेंस d का अगर मुझे मेजरमेंट चाहिए, यानी कि इसका लोअर बाउंड चाहिए और अपर बाउंड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये डिस्टेंस d इज द सम ऑफ द विड्थ ऑफ द स्मॉल कबर्ड एंड द विड्थ ऑफ द लार्जर कबर्ड। So if I want the upper bound of the distance, I'm going to take the upper bound of this, यानी कि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए डिस्टेंस का, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपर बाउंड ऑफ द लोअर कबर्ड एंड अपर बाउंड ऑफ द लार्जर कबर्ड, तो ये मैंने दोनों के अपर बाउंड्स को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई डिस्टेंस d की। और अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए इस डिस्टेंस d का, तो मैं इसका लोअर बाउंड लूंगा और इसका लोअर बाउंड लूंगा तो ऐड हो जाएगा। तो जो विड्थ है या d डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस बेसिकली इट्स गोइंग टू बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 799 एंड लेस देन 801। ठीक है, यहाँ पे w से डिनोट हुआ हुआ है लेकिन मैंने d से कर दिया, यहाँ पे एक ही बात है लेकिन कहानी समझ में आ गई। So the bottom line is कि if you want to find the lower bound of a sum, अगर दो quantities ऐड हो रही हैं और आपको उनका lower bound मालूम करना है sum का, तो आप दोनों के lower bounds को ऐड कर दोगे। अगर आपको upper bound मालूम करना है sum का, ठीक है, अगर आपको upper bound मालूम करना है sum का,
तो आप दोनों के अपर बाउंड्स को ऐड कर दोगे। ये बात समझ में आती है? Do you guys understand this thing? जी सर। Addition से sum से related मैंने किया है. So if I want to find the upper bound of the sum, I'm going to add the two upper bounds. If I want to find the lower bound of the sum, I'm going to add the lower bound. यहाँ तक तो simple है. Now the things get twisted. अगर अब मुझे difference मालूम करना है और मैं कहता हूँ कि मुझे difference मालूम करना है upper bound का, ठीक है? upper bound का difference मालूम करना है. तो मुझे एक मिनट, मैं इसकी वैल्यूज वापस से लिख रहा हूँ. इसका लोअर बाउंड आया था 299.5 और इसका अपर बाउंड आया था 300.5. इसका लोअर बाउंड आया था 499.5 और इसका अपर बाउंड आया था 500.5. नाउ आई वांट यू टू गिव मी, अभी आपने सम का तो देख लिया ना जिसमें हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे थे. अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब लेट्स से अगर ये x है और ये y है और मैं मैक्सिमम डिफरेंस चाह रहा हूँ, तो मैक्सिमम डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम डिफरेंस, जाहिर सी बात है, इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है. तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ मुझे y माइनस एक्स का डिफरेंस बड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा फिर? कैसे डिफरेंस ज़्यादा होगा? आपको इन चारों वैल्यूज में से वैल्यूज लेनी है यहाँ पे. डिफरेंस जब ज़्यादा होगा जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू में से इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे. बात समझ में आ रही है? जी। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 500.5 और स्मॉल कबर्ड की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है 299.5. तो सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताओ क्या आ रहा है? 201. सही? आई थिंक 201 आना चाहिए ना. तो ये मेरा है अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस. और लोअर बाउंड कैसा आएगा डिफरेंस का? अब आप मुझे बताओ डिफरेंस का लोअर बाउंड कैसे आएगा? ये बात तो फिक्स है कि आप बड़ी चीज में से छोटी चीज सब्ट्रैक्ट करोगे. तो आप, अगर आपको लोअर बाउंड निकालना है डिफरेंस का, यू आर गोइंग टू टेक द लोअर बाउंड ऑफ दिस वैल्यू और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे. सो लोअर बाउंड क्या होगा? 499.5 माइनस 300.5. बात समझ में आई सुलेमान? जी सर। पक्का? श्योर? आर यू गाइस श्योर आप लोगों को समझ में आ गई? जी सर। सो अगर मैं डिफरेंस को W से डिनोट कर रहा हूँ तो W का लोअर बाउंड जो है वो है 199 मिलीमीटर और जो अपर बाउंड है दैट इज 201 मिलीमीटर. ओके? Okay. Can you guys please try this question?
Do you understand the question, or do you want my help in understanding the question? सर ट्राई करें. ठीक है, करो. सर पार्ट बी कैसे होगा? ओके, तो मैं पार्ट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं पार्ट बी भी सर समझा. एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं. सबसे 2 मिनट. ओके ओके. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे पार्ट ए कर रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले we are going to talk about the red string. The red string has a length of 35.2 centimeter and it is measured to the nearest millimeter. ठीक है, so we know that in, अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में, if you convert millimeter into centimeter, that is 0.1 centimeter. ठीक है, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर हो गया. So you're going to go 0.1 centimeter down this value. This is going to give you 35.1, and 1.1 centimeter above is going to give you 35.3. So the lower bound of the red string is going to be 35.15, and the upper bound is going to be 35.25. You are going to do the same thing for the blue string. 12.6, 12.5 हो जाएगा ये, और 12.7 हो जाएगा. The lower bound is going to be 12.55 and
The upper bound is going to be 12.65. Now part A says that find the minimum length of the two pieces laid end to end. So if you are going to lay down the red string and the blue string side by side, basically we are talking about the sum. In part A, we want to find the minimum of the total length. That is the sum, okay? And for the sum, you're going to add the two lower bounds. So minimum total length is going to be the sum of lower bounds. So the first lower bound is 35.15 plus 12.55. नवाल ये वैल्यू ऐड करने पे क्या आ रहा है नवाल? सर आप क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, मेरी आवाज कहाँ से नहीं आ रही? अभी आ रही है? Are you guys able to hear me जी now? सर अभी आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि आप इन दोनों यहाँ तक समझ में आ गया? मैं इन दोनों का लोअर बाउंड को सम कर दूंगा. So what is the sum of these two lower bounds? सुलेमान 35.15 plus 12.55 कितना आ रहा है? sir. What is the sum of these two Sir, values repeat coming करें. out? What is the sum of these two values 47.7 coming out? 47.7 centimeter. 47. 7 तो ये आपका फर्स्ट पार्ट 47.7. हो गया. हाँ, अब सेकंड पार्ट में you are being asked to find the lower bound but of the difference in the length. So you need to find the lower bound of difference in lengths. So what you are going to do is you're going to, ये बात समझ में आई थी? ये वाला पार्ट समझ में आया? You're going to take the lower bound of longer length minus the upper bound of shorter length, shorter string. मेरे Sir, पास लॉन्गर स्ट्रिंग कौन सी है? रेड है या ब्लू है? sir, जी ये पिछले बार पार्ट ए कराया है उसमें आपको हेलो. कैसे मिला कि लोअर बाउंड की बात कर रहा है? मिनिमम लेंथ ऑफ टू पीसेस लेड एंड टू एंड. हाँ, तो मैक्सिमम अगर होता तो अपर बाउंड्स हम ऐड कर देना. अपर बाउंड की वैल्यू ज्यादा होती है ना लोअर बाउंड से. तो अगर मैं सम का आंसर मैक्सिमम चाहता हूँ तो आई एम गोइंग टू ऐड द अपर बाउंड्स. अगर मैं सम का आंसर सबसे मिनिमम चाहता हूँ तो मैं दोनों के लोअर बाउंड्स को ऐड अप कर दूंगा. ठीक है, समझ में आई बात? जी. अब पार्ट 2 में मुझे डिफरेंस निकालना है, लेकिन डिफरेंस का लोअर बाउंड निकालना है. तो डिफरेंस का लोअर बाउंड जब होगा जब आप सबसे बड़ी क्वांटिटी में से सॉरी आप लोअर बाउंड ऑफ द लॉन्गर लेंथ में से अपर बाउंड ऑफ द शॉर्टर लेंथ मालूम करो. पहले तो ये मुझे बताओ कि लेंथ कौन सी किसकी ज्यादा है, ब्लू स्ट्रिंग की या रेड स्ट्रिंग की? रेड स्ट्रिंग की सबसे ज्यादा है. अब मैक्सिमम डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं. डिफरेंस का मैक्सिमम आंसर कब आता? जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू में से इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करता. और डिफरेंस का मिनिमम आंसर कब आता? जब मैं इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस करता. तो अभी मुझे डिफरेंस मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए? मुझे लोअर बाउंड निकालना है ना. इसमें मिनिमम लोअर चाहिए. बाउंड क्या होता है? मिनिमम चाहिए. मिनिमम. तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू में से इसका मैक्सिमम आंसर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो 35.15 माइनस 12.65 बताओ क्या आ रहा है? $35.15 minus 12.65 22.5. 22. That's correct. Yeah, that's correct. So if you guys are done with it, I can move on.
मैं शायद 5 to 10 मिनट्स ऊपर क्लास लूंगा, ठीक है। मैं ये आज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मुझे वाइंड अप करना है। Let me know when you guys are done with the solution. हो गया सर। ओके अच्छा, अब हमने सम और डिफरेंस देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग मेजरमेंट्स। सो अब मल्टीप्लाई करके अगर मुझे अपर बाउंड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, और डिवाइड दो क्वांटिटीज हो रही हैं और फिर डिवीजन के बाद मुझे उस क्वांटिटी का अपर बाउंड निकालना है या लोअर बाउंड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो वो हम देखेंगे। अब आपके पास दो रेक्टेंगल्स गिवन है, ठीक है। सो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी कोई ना कोई लेंथ थी, विड्थ थी, आपको अपर बाउंड गिवन है, सही है। सो अपर बाउंड ऑफ द लेंथ एंड अपर बाउंड ऑफ द विड्थ ये आपके पास है। तो जब आप अपर बाउंड को यूज करते हुए, अपर बाउंड ऑफ द लेंथ एंड अपर बाउंड ऑफ द विड्थ यूज करते हुए जो एरिया निकालोगे वो भी आपका अपर बाउंड ऑफ द एरिया होगा, क्योंकि वो किससे आ रहा है, अपर बाउंड ऑफ द लेंथ मल्टीप्लाई बाय द अपर बाउंड ऑफ द विड्थ। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, ये दो क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है और मुझे उसका मैक्सिमम आंसर निकालना है, आई एम गोइंग टू टेक द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ एंड द मैक्सिमम ऑफ द विड्थ। इसी तरीके से अगर मुझे किसी एरिया का यानी कि दो क्वांटिटीज जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उसका मुझे मिनिमम एरिया निकालना है, दैट इज द लोअर बाउंड, आई एम गोइंग टू टेक द लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ एंड द लोअर बाउंड ऑफ द विड्थ। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। सही है। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में अब फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम के, ठीक है। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। सो ये अगर स्पीड इज अ fractional value of distance upon time, speed is basically equal to distance upon time. So I'm calculating speed by dividing distance by time. So if I want the maximum answer of the speed, what would you do? Would you take the lower value of the time or the highest value of the time? सोच के बताना, या पहले डिस्टेंस का बताओ। अगर मैं चाहता हूं s इक्वल टू डी अपॉन टी एफ इक्वेशन है एंड आई वांट द मैक्सिमम आंसर ऑफ द स्पीड, तो मेरा न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए अगर मुझे मैक्सिमम आंसर चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर ज्यादा होना ज्यादा होना चाहिए। चाहिए। और मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? कम। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, कम से कम। तो ये मुझे मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा स्पीड का। अब अगर मुझे मिनिमम आंसर चाहिए स्पीड का, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर मिनिमम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर को मैं जितना ज़्यादा इंक्रीज करूंगा, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होगी उसको आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे, आपके फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी होगी। ये बात समझ में आती है ना? 1/2 बड़ी क्वांटिटी है या 1/4? Which one, which one 1/4। of the two fraction is the larger value? 1/4। लार्जर वैल्यू वन किसकी अपॉन है? टू। 1/2 की। जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतना फ्रैक्शन कम होगा, सही है। तो अच्छा। 1/2 इज 0.5 एंड 1/4 इज 0.25। इसी तरीके से व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद फ्रैक्शंस, तो आपका जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ठीक है, उतना आपका फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, सही है। तो इसलिए अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए थी, सो आई एम गोइंग टू टेक द मैक्सिमम न्यूमरेटर बट द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर। And if I want the minimum value of a fraction, यानी कि speed, so I'm going to take the minimum denominator and the maximum denominator, minimum numerator and the maximum denominator. तो इसी तरीके से maximum values are the upper bound and minimum values are the lower bound, सही है। अब ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, GAN cycles 14.2 kilometer and this
is measured to the nearest three significant figures in a time of 46 minutes, और जो time है that is being measured to the nearest minute. ठीक है. What are the upper bound and the lower bound of his average speed in kilometer per hour? बात समझ में आ रही है? जी. इन किलोमीटर पर आवर. अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. पहले तो आप अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस निकालोगे. सो डिस्टेंस का अपर एंड लोअर बाउंड हम कैसे निकालेंगे? 14.2 लोएस्ट किलोमीटर. वैल्यू 14.1 हो जाएगी और हायर वैल्यू 14.2 हो जाएगी. वेरी गुड. ठीक है. सो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड डिस्टेंस का क्या आएगा? एक तो 14.15 और एक तो 14.25. वेरी गुड. ठीक है. और इसी तरीके से हम टाइम के लिए भी कर लेते हैं. टाइम का क्या है? 46 मिनट्स. 46 मिनट्स. ठीक है. तो एक एक And कम हो this was measured to the nearest minute. हाँ, nearest minute So तो 40 45 और 47. 5 47. तो ये लोअर बाउंड जो होगा इसका 45.5 और 46.5. 45.5 46.5. 46.5. ठीक है. ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है डिस्टेंस का. ये लोअर बाउंड है टाइम का, ये अपर बाउंड है टाइम का. अब आपको अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मालूम करना है इसकी एवरेज स्पीड का. स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अगर मैं इसका अपर बाउंड चाहता हूं स्पीड का, तो मुझे डिस्टेंस का क्या लेना पड़ेगा? अपर बाउंड या लोअर बाउंड? अगर मैं स्पीड का अपर बाउंड चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस का अपर बाउंड लेना पड़ेगा, लोअर बाउंड लेना पड़ेगा? सर आपसे रिपीट कर दें. अगर मैं स्पीड का अपर बाउंड जी. चाहता हूं एंड जी. स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो जी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वैल्यू बड़ा कब लेना आएगी? पड़ेगा और टाइम छोटा. So you are going to take the upper bound of the distance and lower bound of the time. And if I want the lower bound of the speed, I will have to take the lower bound of the distance and the upper bound of the time. ऐसा ही है नवाल? नवाल ठीक है यहाँ तक? Hello guys, are you able to hear me properly? जी सर, आवाज आ रही है. अच्छा. Nawal is not with us. Anyways, चलो. So डिस्टेंस का अपर बाउंड कितना है हमारे पास सुलेमान? डिस्टेंस का अपर बाउंड 14.25 और लोअर बाउंड टाइम का 14.25 45.5. 45.5. लेकिन 45.5 मिनट्स है. मुझे किसमें किलोमीटर पर आवर में देना है ना. तो जी. इस मिनट्स को आवर्स में करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 60. डिवाइडेड बाय 60. सही है. क्योंकि टाइम मिनट्स में अगर आवर्स में करना है तो यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 60. इसी तरीके से अगर स्पीड का लोअर बाउंड निकालूंगा तो डिस्टेंस का लोअर बाउंड तो लोगे व्हिच इज 0.75 14.15. रेट आ रहा है. हम इसको आखिरी में करते हैं, पहले मुझे वैल्यूज फिल इन करवा लो. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक द लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस दैट इज 14.15 डिवाइडेड बाय 14.15 किलोमीटर 46.5. और टाइम का 46.5. 46.5. बट 46.5 डिवाइडेड बाय 60 करोगे जी. टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, ताकि ये आंसर किलोमीटर में हो, ये आवर्स में हो. किलोमीटर्स आवर्स. अब मुझे कैलकुलेट करके आप लोग बता दो जो भी आंसर आ रहा है. एक मिनट सर, मैं एक चीज कॉपी कर लूं, मैं आपको आंसर बताता हूँ. एक चीज कॉपी करने दे. बिल्कुल. सर
यस अगर 45.5 को डिवाइड करेंगे 60 से 0.758333333 आ रहा है। इसको फिर फर्दर डिवाइड बाय 60 भी तो करना है ना। वापसी नहीं देखो 14.25 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, सो ये पूरे फ्रैक्शन से डिवाइड करो कैलकुलेटर में। 45.5 डिवाइडेड बाय 60 0.75 और 14.25 0.75 से डिवाइड करेंगे। ये मेरे ख्याल से तो मुझे इसका आंसर सही बता नहीं रहे। 14.25 को यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 45.5 डिवाइडेड बाय 60। पहले 45 डिवाइडेड बाय 45.5 डिवाइडेड बाय 60 करो। 0.758 फिर 3333 आ रहा है। हाँ एक 0. हाँ सही है। अब 14.25 को इस आंसर से डिवाइड करो। एक मिनट सर, तो 18.79 समथिंग आना चाहिए। नवाल आ गई वापस? जी सर। सही है नवाज, ये कैलकुलेट कर, ये यहाँ अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दी थी तो आप मुझे पूछ लो, वरना मुझे इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दो। नहीं सर, मैंने ज्वाइन कर लिया था तो समझ आ। सही है। तो सर दिस वैल्यू इज 18.79120879। सही है, ठीक है। लेकिन हमें अपना फाइनल आंसर किस में देना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो जी वैल्यू है तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 18.7 में कितनी हो जाएगी? 18.7 18.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हो जाएगी। इसी तरीके से अब आप करो 46.5 डिवाइडेड बाय 60 और फिर 14.15 को उस आंसर से डिवाइड कर दो। जी सर एक मिनट। तो नवाज की वैल्यू क्या आ रही है? सर मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। ठीक है। $18.70। वो तो अपर बाउंड ना, लोअर बाउंड क्या आ रहा है? 18 पॉइंट पास तो 258 आ रहा है, तो ये राउंड अप होके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 18.3 किलोमीटर पर आवर हो जाए। सर आप लोग कंफर्म करो ये सारे आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं जी। दूसरा वाला भी सेम तरीके से होगा। पहले 46.5 डिवाइडेड बाय 60 0.775 आ रहा है। फिर 14.15 को ठीक है, अब 14.15 डिवाइडेड बाय आंसर 0.775 14.15 डिवाइडेड, हाँ नहीं 0.7 राउंड अप करके नहीं लोगे, जो कैलकुलेटर की वैल्यू है उस कैलकुलेटर में 14.15 डिवाइडेड बाय आंसर का बटन दबा दो, ताकि जो हाँ सर स्टोर्ड वही है 0.775 ही आ रहा है। हाँ अब 14.15 पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाय आंसर का बटन, 0.775 है। अब 18.25 तो 18 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। 18.3 हो जाएगा राउंड अप करके। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ सही। सही है, तो ये आपका 8.3 अपर बाउंड है। जी हाँ, ये आपका अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आ गया। अब अगर कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। नवाल नवाल आपने भी कर लिया? जी सर, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, I'm giving you 2 questions. I wanted it by tonight I think। हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये करके मुझे ना सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इट विल हार्डली टेक यू अराउंड 10 मिनट्स, तो टाइम निकाल के ये करके मुझे सेंड कर देना। सही है, और बाकी मैंने जो वर्कशीट दी हुई है काइंडली उसका काम कंप्लीट करो। मैं थोड़े क्वेश्चंस अब से ज़्यादा लूँगा और थोड़ी आई एम ट्राइंग, अभी आप लोगों की स्कूल के ऑफ हैं, तो आई माइट बी टेकिंग फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस एज वेल। ठीक है, पहले से बता रहा हूँ, हम टाइम कोऑर्डिनेट कर लेंगे एंड देन वी कैन हैव फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस, और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दूंगा आपसे, क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है और
प्रैक्टिस भी करनी है। तो ठीक है, सही है? टाइमिंग से थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि इस क्लास खत्म होगी तो मेरी कोचिंग तो चलेगी ना। 2 से 3 मतलब समझ ले, मंडे को भी रात को होती है, ट्यूसडे को भी रात को होती है, ट्यूसडे को हाँ, आपकी तो भी होती है, वेडनेसडे को भी रात को और आपकी होती है। हम ऐसा टाइम कोऑर्डिनेट करेंगे जो सबके लिए फीजिबल हो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अब इसका भी ले लो। ये 2 क्वेश्चंस हैं। ले लिया सर। ठीक है, ओके। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सही है? ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।